तो मूवी की शुरुआत होती है क्वांटम रियाल से, जहाँ पर हम सबसे पहले होप की मदर जेनेट वैन डाइन को देखते हैं। ये सीन असल में उस टाइम का होता है जिस टाइम पर जेनेट क्वांटम रियाल के अंदर फंसी हुई होती है। अब जो भी लोग क्वांटम रियाल के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि एमसीयू के अंदर क्वांटम रियाल एक अलग ही दुनिया है और ये दुनिया अर्थ के नीचे एग्जिस्ट करती है और इस दुनिया में जाने के लिए किसी को भी बहुत छोटा होना पड़ता है। अब मूवी की शुरुआत में जब जेनेट क्वांटम रियाल के अंदर होती है तब उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिसके बाद जेनेट उन सबसे लड़ने लगती है। पर तभी एक मॉन्स्टर जेनेट के ऊपर भारी पड़ने लगता है और ऐसा लगता है कि वो जेनेट को जान से मार देगा। पर तभी एक लेजर बीम उसे आकर लगती है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और फिर जब जेनेट पीछे देखती है तब उसे पीछे दिखता है कैंग द कॉन्करर और जेनेट से मिलते ही कैंग उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। पर फिर इसके बाद ही पूरा सीन सैन फ्रांसिस्को के अंदर एंटमैन पर शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम स्कॉटलैंड को देखते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। सभी लोग स्कॉटलैंड की इज्जत करते हैं क्योंकि उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया को बचाया था और इसीलिए हर जगह पर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। एंटमैन काफी खुश होता है क्योंकि अब उसके पास उसकी बेटी कैसी के साथ साथ एक पूरी फैमिली थी, जिसके अंदर वो, उसकी बेटी कैसी, होप, जेनेट और हैंक पिम थे। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। पर फिर तभी एक दिन स्कॉटलैंड को जेल से फोन आता है और उसे जेल के अंदर बुलाया जाता है। और फिर जब वो होप के साथ जेल में जाता है तब उसे पता लगता है कि वहाँ पर उसकी बेटी कैसी लैंग को अरेस्ट कर लिया गया है। सब कुछ पूछे जाने पर स्कॉटलैंड को ये पता लगता है कि उसकी बेटी कैसी को इसीलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि कैसी ने होमलेस लोगों को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था और पिम पार्टिकल्स का यूज करके एक पुलिस कार को भी छोटा कर दिया था। पर फिर स्कॉटलैंड कैसी को वहाँ से निकाल लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। इसके बाद स्कॉटलैंड के घर में उसके साथ उसकी पूरी फैमिली होती है और फिर वो सभी एक साथ डिनर करके एक रूम के अंदर जमा होते हैं, जहाँ पर कैसी सबको बताती है कि वो काफी टाइम से क्वांटम रियाम के ऊपर स्टडी कर रही है और क्वांटम रियाम को अच्छे से समझने के लिए हैंक पिम और होप ने भी उसकी काफी हेल्प की है और इसीलिए उनकी हेल्प की मदद से उसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो कि सैटेलाइट की तरह क्वांटम रियाम के अंदर सिग्नल भेज सकता है। इसके साथ ही यहीं पर डॉक्टर हैंक पिम सबको बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी चींटियों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसीलिए अब उनकी चींटियां इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब वो उनके इन्वेंशंस में भी उनकी काफी मदद करती है। इसके बाद ही कैसी अपनी बनाई हुई मशीन को एक्टिवेट भी करती है और उस मशीन के जरिए क्वांटम रियाल के अंदर सिग्नल भेजने लगती है। ये देखकर फैमिली के सारे लोग काफी खुश होते हैं। पर होप की मदर जेनेट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कैसी से बोलती है कि जल्दी से जल्दी इस मशीन को बंद करो। पर जब सब लोग जेनेट से इस बात का रीजन पूछते हैं तब जेनेट बिना कुछ बोले उस मशीन को ऑफ कर देती है। मशीन को बंद करने के बाद जेनेट सबको बताती है कि ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि क्वांटम रियाल बहुत खतरनाक जगह है और वो वहाँ पर 30 सालों तक रही है, इसीलिए वो उस जगह के बारे में अच्छे से जानती है। इसके आगे वो ये भी बोलती है कि उसके रहते हुए क्वांटम रियाल के अंदर बहुत सी चीजें हुई हैं और उन चीजों के बारे में उसने आज तक किसी को नहीं बताया, पर अब वो इस बारे में सबको बताना चाहती है। लेकिन फिर जेनेट क्वांटम रियाल के बारे में कुछ बोलती है उससे पहले ही कैसी का बनाया हुआ डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींचने लगता है, जिस वजह से कैसी, स्कॉटलैंड, होप, जेनेट और डॉक्टर हैंक पिम सारे के सारे लोग उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं क्वांटम रियाल के अंदर। पर क्वांटम रियाल के अंदर जाते जाते वो पांचों लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिनमें से एक हिस्से के अंदर स्कॉटलैंड और कैसी होते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर होप, जेनेट और डॉक्टर हैंक पिम होते हैं। अब क्वांटम रियाल के अंदर आने के बाद स्कॉटलैंड और कैसी के पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि क्वांटम रियाल के अंदर ही रहते हैं और वो सभी उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उन दोनों को अपने अड्डे पर लाने के बाद वो सब कैसी और स्कॉटलैंड के आगे बहुत कुछ बोलते हैं, पर उन सबकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से काफी अलग होती है, इसीलिए स्कॉटलैंड उनकी कोई भी बात नहीं समझ पाता। और फिर इसीलिए वो सभी एक लाल रंग का लिक्विड लेकर आते हैं और उस लिक्विड को कैसी और स्कॉटलैंड को पिला देते हैं और जैसे ही वो दोनों उस लाल लिक्विड को पीते हैं वैसे ही उन्हें वहाँ खड़े सभी लोगों की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। यहाँ पर पहले तो वो सभी स्कॉटलैंड और कैसी को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन फिर उन्हीं की टीम में एक ऐसा मेंबर होता है जो कि दूसरों का दिमाग पढ़ सकता था और फिर जब वो मेंबर आकर स्कॉटलैंड से बात करता है और उसके दिमाग के अंदर चल रहे ख्यालों को पढ़ता है तब उसे पता लगता है कि वो सब कोई दुश्मन नहीं बल्कि आम लोग हैं जो कि ऊपर की दुनिया से आए हैं। ये सब जानने के बाद उन सब लोगों की एक लीडर आती है जो कि स्कॉटलैंड को ये बताती है कि वो सभी क्वांटम रियान के ही लोग हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसे छुप छुप कर भागना पड़ रहा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी दुनिया में एक बाहरी आदमी आया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसी ने उन सबके घर बार को उजाड़ दिया है। वो उनमें से बहुत से लोगों को बंदी बना चुका है और बाकी लोगों को जान से मारना चाहता है और इसीलिए बचे हुए लोग उससे बचते हुए भागते फिर रहे हैं। और बाहरी दुनिया से आया वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर ही है, जिसे क्वांटम रियान की दुनिया के लोग कहते हैं द कॉन्करर। इसके आगे वो लीडर स्कॉटलैंड और कैसी से कहती है कि उन दोनों को वहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए क्योंकि अगर कॉन्करर ने उन दोनों को ढूंढ लिया तो वो उन दोनों के साथ साथ हम सबको भी मार देगा। पर स्कॉटलैंड यहाँ पर उसे बताता है कि वो असल में अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है जिसमें होप, जेनेट और डॉक्टर हैंक पिम है। लेकिन फिर जैसे ही वो लीडर जेनेट का नाम सुनती है वैसे ही वो स्कॉटलैंड से कहती है कि तुम जेनेट को कैसे जानते हो, जिस पर स्कॉटलैंड उसे सब कुछ बताता है और उसे कहता है कि जेनेट उसकी फैमिली का हिस्सा है और वो सब एक परिवार है। पर फिर वो लीडर स्कॉट से कहती है कि कॉन्करर जेनेट का दुश्मन है और क्योंकि तुम जेनेट के परिवार के मेंबर हो इसलिए कॉन्करर जेनेट के साथ साथ तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन फिर स्कॉट इसके आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन सब के ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक देखकर वो लीडर कहती है कि ये अटैक कॉन्करर नहीं करवाया है और उसने हम सबको ढूंढ लिया है। असल में क्वांटम रियाल में होने वाले ज्यादातर गतिविधियों के बारे में कैंग को पता ही लग जाता है और इसीलिए वो ये भी जान चुका था कि जेनेट क्वांटम रियाल के अंदर आ चुकी है। पर जेनेट से भी बढ़कर कैंग के लिए एंटमैन जरूरी था और एंटमैन कैंग के लिए इतना जरूरी क्यों है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर जब कैंग के लोग एंटमैन और क्वांटम रियाल के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं तभी हम यहाँ देखते हैं कि उस आर्मी को मोडोक कंट्रोल कर रहा है। मोडोक यानी कि मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग और ये मोडोक और कोई नहीं बल्कि एंटमैन 1 मूवी का विलन येलो जैकेट यानी कि डैरेन क्रॉस है, जो कि एंटमैन मूवी की लास्ट सीन के अंदर एंटमैन से लड़ते वक्त क्वांटम रियाल के अंदर फंस जाता है और उसकी बॉडी का पूरा डिजाइन बदल जाता है। पर यहाँ पर आने के बाद कैंग उसे पकड़ लेता है और फिर कैंग उसे अपनी आर्मी में शामिल करता है और उसे एक एडवांस सूट देता है जिस सूट के अंदर बहुत से वेपन्स फिट होते हैं, जिसके बाद डैरेन क्रॉस कहलाता है मोडोक। अब यहाँ पर मोडोक सबके ऊपर अटैक करके स्कॉटलैंड और कैसी को पकड़ कर ले जाता है और उन दोनों को ले जाकर सीधा कैंग के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ हम होप, हैंक पिम और जेनेट को देखते हैं। यहाँ पर जेनेट होप और डॉक्टर हैंक पिम को चुप रहने के लिए कहती है और उन दोनों से कहती है कि बस वो चुपचाप उसके साथ चलें। पर जैसे वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तभी उन सबको क्वांटम रियाल के बहुत से लोग घेर लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो सब उन तीनों के ऊपर हमला करने वाले हैं। वास्प उनके ऊपर अटैक
करने जा रही होती है, पर तभी जेनेट उसे रोक देती है और उससे कहती है कि इस पूरे मामले को वो अकेली हैंडल करेगी। इसके बाद ही जेनेट उन सबके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर तभी उन सभी लोगों का एक लीडर सामने आता है जो कि जेनेट से लड़ने लगता है। पर थोड़ी देर लड़ने के बाद ही जेनेट और वो लीडर हंसने लगते हैं और फिर इसके बाद ही हमें पता लगता है कि वो सभी जेनेट के दोस्त ही हैं और ये सब सिर्फ उनके हाय हेलो करने का तरीका था। वो सभी लोग जेनेट को ये बताते हैं कि कॉन्करर बहुत पावरफुल हो चुका है और अब वो पूरे क्वांटम रियॉन के ऊपर अपना कंट्रोल जमा चुका है और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सब पता लगने के बाद वो सभी लोग उन तीनों को वहाँ की लोकल ड्रेस देते हैं और उन्हें एक ऐसा फ्लाइंग क्रीचर भी देते हैं जिसके ऊपर बैठकर वो लोग उड़ सकते हैं। उस फ्लाइंग क्रीचर के ऊपर बैठकर वो तीनों वहाँ से उड़कर दूर जाने लगते हैं। पर रास्ते में होप जेनेट से पूछती है, मॉम ये सब क्या चल रहा है हमें बताइए। और फिर जेनेट होप और डॉक्टर हैंक पिम को पूरी कहानी सुनाती है। वो उन दोनों को बताती है कि सालों पहले जब वो क्वांटम रियॉन के अंदर फंस गई थी तब वो अकेले यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन फिर तभी एक दिन उसे एक दोस्त मिला और उसका वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि कैंग ही था। और फिर यहीं पर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जेनेट कैंग से मिलती है जहाँ पर कैंग उसे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम नथानियल रिचर्ड्स है और वो दूसरे टाइम से आया हुआ एक साइंटिस्ट है। यहाँ पर कैंग नॉर्मल ड्रेस में होता है, यानी कि एक ह्यूमन ड्रेस के अंदर। आगे वो जेनेट को बताता है कि उसने अपने बहुत सालों के रिसर्च के बाद अपने टाइम में एक ऐसे मशीन को इन्वेंट किया था जिस मशीन के जरिए वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था। पर ये सब सुनकर जेनेट काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता लगता है कि मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। कैंग उसे बताता है कि उसके यूनिवर्स के अलावा भी दुनिया में बहुत से यूनिवर्सेस हैं और वो अब तक बहुत से यूनिवर्सेस में घूम चुका है और इसीलिए वो ट्रैवलर भी है जिसे अलग अलग यूनिवर्सेस में जाना बहुत पसंद है। लेकिन अभी उसके मशीन के अंदर एक छोटी सी खराबी आ गई है, क्योंकि जो पावर सोर्स उसकी मशीन को पावर देता है वो खराब हो चुका है, इसीलिए वो क्वांटम रियॉन के अंदर फंसा हुआ है। इसके आगे वो जेनेट को भी बताता है कि अगर उन दोनों ने मिलकर उस पावर सोर्स को ठीक कर दिया तो उस मशीन के जरिए वो दोनों अपने अपने टाइम में वापस जा सकते हैं। जेनेट ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और फिर इसीलिए वो कैंग के साथ मिलकर उस पावर सोर्स के ऊपर काम करने लगती है और सालों तक मेहनत करने के बाद वो उस पावर सोर्स को फिर से ठीक कर देती है। इसके बाद जेनेट और कैंग मिलकर उस पावर सोर्स को अपनी मशीन के अंदर फिट कर देते हैं और कैंग जल्दी से अपनी मशीन के अंदर बैठकर अपनी मशीन को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन कैंग की वो मशीन न्यूरोकाइनेटिक होती है, यानी कि वो एक ऐसी मशीन होती है जो कि दिमाग से कनेक्ट हो सकती है और सिर्फ दिमाग में सोचने भर से ही वो आपको कहीं भी ले जा सकती है। पर न्यूरोकाइनेटिक होने की वजह से ही जैसे ही जेनेट उस मशीन के एक्टिवेट होते ही उसे टच करती है वैसे उसका दिमाग कैंग के दिमाग से जुड़ जाता है और वो बहुत से विजुअल्स देखती है, जिन विजुअल्स को देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये कैंग कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि बहुत बुरा आदमी है। वो एक साइंटिस्ट है जिसके पास बहुत से एडवांस गैजेट्स हैं और अपने उन गैजेट्स की मदद से वो दूसरे टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस में जाता है और वहाँ की सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर करके उन पर राज करता है। और ऐसा करने के लिए उसने अब तक अरबों खरबों लोगों की जान ली है। ये सब चीजें जानते ही जेनेट उस मशीन से दूर हो जाती है और फिर जेनेट को ऐसा करते हुए देखकर कैंग खुद भी ये समझ जाता है कि जेनेट अब उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है और फिर इसीलिए वो जेनेट को ऑफर देता है कि अगर तुम चुपचाप रहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी फैमिली के साथ शांति से रह सकती हो। पर जेनेट उसे बोलती है कि तुमने अब तक बहुत सी बर्बादियां की है और अब तुम मेरे टाइमलाइन को भी खराब कर दोगे। लेकिन फिर कैंग उससे कहता है कि वो बाकी टाइमलाइंस पर कब्जा तो करेगा लेकिन वो उसकी टाइमलाइन को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने में उसी ने उसकी इतनी हेल्प की है। पर ये सब बात सुनने के बाद भी जेनेट उससे बोलती है कि तुम हत्यारे हो जिसने अब तक अरबों खरबों लोगों को मारा है और अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम आगे भी ऐसा करते रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। और फिर ये बोलते ही जेनेट उस मशीन से उसके पावर सोर्स को बाहर निकाल लेती है और उस पावर सोर्स को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर तभी कैंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और अपनी पावर से जेनेट को पकड़ लेता है। और फिर जब जेनेट ये समझ जाती है कि वो कैंग से बचकर नहीं भाग सकती तभी वो अपनी जेब से डॉक्टर हैंक पिम के इन्वेंशन को निकालती है और उसकी मदद से उस पावर सोर्स को बहुत बड़ा कर देती है। जिसके बाद ही जैसे वो पावर सोर्स बहुत बड़ा हो जाता है वैसे ही वो कैंग के किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि वो पावर सोर्स तभी काम करेगा जब वो उसके एक्चुअल साइज में आकर उस मशीन के अंदर फिट किया जाएगा। इसके बाद जेनेट किसी तरह से कैंग से बचकर भाग जाती है और सालों तक उससे बचती हुई भागती रहती है। जिसके बाद एक दिन डॉक्टर हैंक पिम आकर जेनेट को क्वांटम रियॉन से बाहर निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने एंटमैन की सेकंड मूवी के अंदर देखा था। इसके बाद जेनेट की स्टोरी खत्म होती है और वो होप और हैंक पिम से कहती है कि उसने क्वांटम रियॉन के अंदर बहुत कुछ सहा है और इसीलिए उसने अपनी फैमिली से ये सब कभी नहीं कहा, क्योंकि जेनेट ये जानती थी कि अगर ये सब अपनी फैमिली को बताएगी तो उसकी फैमिली बहुत परेशान हो जाएगी। इसके बाद जेनेट होप और हैंक पिम के साथ क्वांटम रियॉन की एक अनजान जगह पर जाती है और उस अनजान जगह पर लाकर जेनेट भी होप और डॉक्टर हैंक पिम को वही लिक्विड पिलाती है जो लाल रंग का लिक्विड स्कॉटलैंड और कैसी ने पिया था। और उस लिक्विड को पीने के बाद ही होप और हैंक पिम भी वहाँ के लोगों की लैंग्वेज को समझने लगते हैं। और फिर इसी के आगे जेनेट एक आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है क्राइलर। उससे अपनी फैमिली को मिलवाते हुए वो सबको बताती है कि वो उसका दोस्त है। वहाँ पर जेनेट क्राइलर से मदद मांगती है पर क्राइलर उसकी मदद करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो उन सबको छोड़कर बीच में भाग गई थी। पर फिर तभी हम देखते हैं कि कैंग के कुछ आदमी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और क्राइलर कैंग के आदमियों से कहता है कि वो उन तीनों को पकड़कर ले जा सकते हैं। ये जानने के बाद ही होप, जेनेट और हैंक पिम तीनों उन सबसे लड़ने लगते हैं और किसी तरह से अपनी जान बचाकर क्राइलर के स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद स्पेसशिप के अंदर उड़ते उड़ते होप किसी तरह से स्कॉटलैंड के सिग्नल को ट्रेस कर लेती है, जिसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि स्कॉटलैंड और कैसी कहाँ पर है और फिर वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते करते वहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड और कैसी जो कि कैंग के पास होते हैं वो दोनों कैंग से पूछते हैं कि वो आखिर कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। जिसके बाद कैंग उन दोनों को अपने बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो है कैंग द कॉन्करर और वो टाइमलाइंस को कॉन्कर करता है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सभी टाइमलाइंस को कॉन्कर करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो कैंग के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा पावरफुल था इसीलिए बाकी के सारे कैंग्स ने मिलकर उसे क्वांटम रियॉन के अंदर फंसा दिया ताकि वो यहाँ से कभी बाहर न निकल पाए। वैसे यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैंग के सभी वेरिएंट्स को कई बार दिखाए गए जो कि कई चीजों पर एक साथ फैसला लेते हैं और जब कैंग के सारे वेरिएंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तब इन्हें कहा जाता है काउंसिल ऑफ कैंग्स और इनके इकट्ठा होने के लिए एक प्रॉपर जगह है जो कि दिखने में बिल्कुल एक बैटल एरिना की तरह लगती है। इसके आगे कैंग स्कॉटलैंड से कहता है कि स्कॉटलैंड को उसके लिए काम करना होगा और अगर उसने उसका काम कर दिया तब वो उसे उसका बीता हुआ वक्त भी वापस कर देगा, वो वक्त जो स्कॉटलैंड अपनी बेटी के साथ नहीं बिता पाया, ताकि वो अपनी बेटी के साथ फिर से अपनी जिंदगी को जी सके। पर कैंग की बातें सुनकर एंटमैन ये समझ जाता है कि कैंग बहुत ही बुरा आदमी है और इसीलिए वो उसका काम करने से मना कर देता है। लेकिन एंटमैन के मना करते ही कैंग अपने टैग का यूज करके कैसी को हवा में उठा लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और फिर इसीलिए कैसी की जान बचाने के लिए एंटमैन कैंग का काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद कैंग एंटमैन को लेकर बाहर आता है और उसे वही पावर सोर्स दिखाता है जो उसने जेनेट के साथ मिलकर बनाया था। कैंग एंटमैन से कहता है कि उसे अपने एंटमैन सूट का यूज करके बहुत छोटा होना है और उस पावर सोर्स के कोर के अंदर जाना है और फिर वहां पहुंचकर उसे पिम पार्टिकल्स का यूज करना है और पिम पार्टिकल्स को यूज करके उस पावर सोर्स को छोटा कर देना है ताकि कैंग उसका यूज करके क्वांटम रियल से बाहर निकल सके। यहीं पर उनके साथ मोडोक भी होता है जो कि एंटमैन से कहता है कि उसे ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि वो जितनी देर वहां पर रुकेगा उसे वहां पर उतनी अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। इन सब के बाद एंटमैन सीधा उस पावर सोर्स के अंदर कूद जाता है और बहुत ज्यादा छोटा होकर उस कोर के अंदर जाने की कोशिश करता है। पर वहीं पर एंटमैन के और भी वेरिएंट्स बनने लगते हैं जिनमें से कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ उसी के साइज के होते हैं। पर फिर स्कॉटलैंड के सारे वेरिएंट्स एक साथ
मिलकर उस पावर सोर्स को छोटा करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनेट, होप और हैंक पिम एंटमैन और कैसी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और होप अपने स्पेसशिप से बाहर आकर एंटमैन की मदद करने के लिए सीधा उस पावर सोर्स में कूद जाती है और फिर होप और एंटमैन दोनों मिलकर पिम पार्टिकल्स को यूज करते हैं और उस पूरे पावर सोर्स को छोटा कर देते हैं। इसके बाद एंटमैन उस पावर सोर्स को उठाकर कैंग को देने जा रहा होता है, पर तभी जेनेट और हैंक पिम आकर उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और सारी दुनिया को बर्बाद कर देगा। पर एंटमैन उनसे कहता है कि कैसी उसकी कैद में है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो कैसी को मार देगा। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और एंटमैन से वो पावर सोर्स मांगता है, पर एंटमैन उससे कहता है कि वो पहले कैसी को छोड़े, लेकिन कैंग ऐसा करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो कैसी को वापस नहीं करेगा, पर उसे फिर भी पावर सोर्स चाहिए। ये सुनते ही एंटमैन उससे कहता है कि उसने डील तोड़ी है और इसीलिए वो पावर सोर्स उसे नहीं देगा, पर कैंग अपने टैग का यूज करके उन सबको पेल देता है और उस पावर सोर्स को छीनकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ही कैंग वहाँ पर मोडो को भेज देता है और मोडो वहाँ आकर उनके स्पेसशिप को तोड़ देता है ताकि वो सब लोग कैंग के पीछे भी ना पाए। पर ये सब होने के बाद डॉक्टर हैंक पिम सबको बोलते हैं कि मुझे आप सबसे किसी को मिलवाना है और फिर जैसे सब लोग पीछे देखते हैं वैसे उन्हें वहाँ पर दिखती है बहुत सारी चींटियां जो कि पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। यहाँ पर हैंक पिम सबको बताते हैं कि जब वो लोग क्वांटम रियल्म के अंदर खिंच गए थे तब उन पांचों के साथ साथ उनकी बहुत सी चींटियां भी अंदर आ गई थी और वैसे तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन गुजारा है, लेकिन क्योंकि क्वांटम रियल्म के अंदर टाइम और स्पेस सबके लिए अलग अलग होता है इसीलिए इन चींटियों ने यहाँ पर हजारों जिंदगियां जी ली है और इसीलिए यहाँ पर रहते हुए ये लोग इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब इनका दिमाग एक साइंटिस्ट से भी बढ़कर हो चुका है। और यहाँ पर भी मैंने इन्हें नहीं ढूंढा है बल्कि इन चींटियों ने मुझे ढूंढा है। इसके बाद वो चींटियां उनकी मदद करती है और उनके स्पेसशिप को पहले की तरह ठीक कर देती है, जिसके बाद वो सभी तैयार होकर स्पेसशिप से उड़ जाते हैं और कैसी को बचाने के लिए कैंग के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कैंग मोडो को ऑर्डर देता है कि वो कैसी को जान से मार दे और फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कैसी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन कैसी के पास भी एक एंटमैन सूट होता है जो कि उसने डॉक्टर हैंक पिम के लैब से निकाला होता है और फिर अपने उसी सूट को पहनकर कैसी लाइन बनती है स्ट्रेचर, जिसके बाद वो अपने सूट की मदद से उन सारे सोल्जर्स को पेल देती है और वहां से निकलकर भागने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत से सोल्जर्स कैद हैं और फिर इसीलिए वो सीधा वहां जाकर क्वांटम रियल्म में रहने वाले उन्हीं लोगों के लीडर को निकाल लेती है जिस लीडर से वो लोग पहले मिले थे और फिर उसके साथ ही मिलकर वो उस जेल के अंदर से सारे सोल्जर्स को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद क्वांटम रियल्म के सारे लोग आजाद हो जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि कैसी लाइन कैंग की उस बिल्डिंग के अंदर एक रूम में जाती है और वहाँ के जरिए क्वांटम रियल्म के सारे लोगों को ये मैसेज देती है कि अब वो सब आजाद है और इसीलिए अगर वो सब अब मिलकर लड़े तो वो सारे एक साथ मिलकर कैंग को हरा सकते हैं। कैसी की बातों को सुनकर क्वांटम रियल्म के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और कैंग की बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ एंटमैन, होप, जेनेट और हैंक पिम चारों भी कैंग की बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और एंटमैन जेंटमैन बन जाता है। वहाँ कैसी के पास मोडो का जाता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी अपने सूट की मदद से उससे फाइट करती है और उसे दूर पटक देती है और उसे पटककर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी मोडो उसे कहता है कि लड़ो और या तो मुझे मारो या फिर मरो, पर कैसी उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे और कैंग को रोकने में उनकी मदद करे, क्योंकि अगर कैंग यहाँ से निकल गया तो वो सबकी दुनिया बर्बाद कर देगा, उनकी भी। और फिर इसीलिए कैसी की बातों को सुनकर मोडो बदल जाता है और वो कैंग के खिलाफ हो जाता है। दूसरी तरफ कैंग पावर सोर्स का यूज करके अपने बड़े से मशीन को एक्टिवेट कर लेता है और क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी एंटमैन जो कि जेंटमैन बन चुका था वो कैसी को बचाने के लिए कैंग की बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देता है और कैंग की उस मशीन को तोड़ देता है, जिस वजह से कैंग क्वांटम रियल्म से बाहर नहीं निकल पाता। ये देखकर कैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी आर्मी को उन सबके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद ही कैंग की आर्मी और क्वांटम रियल्म के सारे लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों आर्मीज के बीच बहुत ही खतरनाक बैटल छिड़ जाती है, लेकिन उस लड़ाई के अंदर कैंग की आर्मी क्वांटम रियल्म के लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगती है और क्योंकि एंटमैन भी काफी टाइम तक जेंटमैन बन चुका था इसीलिए वो भी फिर से अपने एक्सरसाइज में आ जाता है, जिसके बाद कैंग बाहर आता है और एंटमैन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर फिर तभी होप भी वहाँ पर आ जाती है और कैंग से लड़ने लगती है, लेकिन कैंग अकेले एंटमैन और होप दोनों को पेलता है। पर फिर तभी पीछे से डॉक्टर हैंक पिम आते हैं जो कि वहाँ पर अपनी चींटियों की सेना लेकर आते हैं। वहाँ आते ही हैंक पिम कहते हैं मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ और फिर तभी अपनी वो चींटियों की आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि वो लड़ाई में हिस्सा ले, जिसके बाद उनकी वो पूरी चींटी आर्मी जो कि पहले से ही काफी बड़ी और बहुत एडवांस हो चुकी थी वो कैंग की पूरी आर्मी के ऊपर अटैक करके उन सबको मारने लगते हैं और कुछ चींटियां कैंग के ऊपर भी हमला कर देती है। कैंग उनसे बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो बहुत सारी होती है इसीलिए वो कैंग के ऊपर हावी हो जाती है, जिस वजह से कैंग काफी जख्मी हो जाता है और उसके बहुत से गैजेट्स टूट जाते हैं। इसके बाद उन सबको लगता है कि उन्होंने उस लड़ाई को जीत लिया है और फिर इसके बाद डॉक्टर हैंक पिम और जेनेट मिलकर किसी तरह से उस बचे हुए पावर सोर्स का यूज करके एक पोर्टल खोल देते हैं, जिसके जरिए वो लोग अपने टाइमलाइन के अंदर अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर हैंक पिम, जेनेट और होप तो चले जाते हैं, पर जैसे कैसी और एंटमैन वहाँ से जाने लगते हैं तभी कैंग उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर एंटमैन सही टाइम पर उस अटैक को देख लेता है और कैसी को धक्का देकर उस पोर्टल के पार भेज देता है और वो खुद वहीं पर रह जाता है, जिसके बाद कैंग एंटमैन को दूर फेंक देता है और भागते हुए उस पोर्टल से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर एंटमैन उसे रोक देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन कैंग एंटमैन को बहुत बुरी तरह से मारता है, पर फिर तभी वास्प उस पोर्टल के जरिए दोबारा अंदर आती है और एंटमैन की मदद करते हुए कैंग के ऊपर अटैक करती है, जिसके बाद उनकी लड़ाई के दौरान ही कैंग अपनी एक मशीन से जाकर टकरा जाता है, जिससे निकलने वाला पावर सोर्स कैंग को अपने अंदर खींच लेता है और ऐसा लगता है कि कैंग खत्म हो चुका है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि कैंग यहाँ पर मरा नहीं है और वो फ्यूचर में वापस जरूर आएगा। इसके बाद ही एंटमैन और होप दोनों इस पोर्टल के पार चले जाते हैं और उनका पूरा परिवार अपनी दुनिया में आ जाता है और दूसरी तरफ क्वांटम रियल्म के अंदर भी वहाँ के सारे लोगों को उनका घर वापस मिल जाता है। इसके बाद एंटमैन अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को नॉर्मल जीने लगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और ये मूवी भी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिनमें से पहले क्रेडिट सीन के अंदर हमें कैंग के 3 वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं और उन तीनों में से एक वेरिएंट तो अनजान होता है, लेकिन दूसरा वेरिएंट लॉर्ड इमोर्टस होता है और तीसरा वेरिएंट रामाटट होता है और यही रामाटट फैंटास्टिक फोर का मेन विलन भी होने वाला है। कैंग के तीनों वेरिएंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एंटमैन और उसकी फैमिली को मल्टीवर्स और हमारे सारे वेरिएंट्स के बारे में पता लग चुका है, इसीलिए इतने सालों के अंदर जिन भी टाइमलाइंस को उन्होंने कॉन्कर करके रखा है वो उनके हाथों से वापस छीन सकता है। इसीलिए वो सभी प्लान करते हैं कि उन्हें एंटमैन और उसकी फैमिली का कुछ करना होगा और उनका क्या करना है इस बात को डिस्कस करने के लिए उन्होंने वहाँ पर कैंग के सारे वेरिएंट्स को बुलाया और फिर इसके अगले सीन में हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स की झलक मिलती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कैंग के सारे वेरिएंट्स को और यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 1000 नहीं बल्कि लाखों कैंग के वेरिएंट्स होते हैं। अब इसके बाद बात करें दूसरे क्रेडिट सीन की, तो वो क्रेडिट सीन लोकी के सीजन 2 से जुड़ा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैंग का एक वेरिएंट टीचर है जो कि अपने सामने खड़े कुछ लोगों को कुछ पढ़ा रहा है और सामने खड़े लोगों में एक लोकी और मोबियस भी होते हैं, जहाँ पर लोकी मोबियस को बता रहा होता है कि ये तुम्हें अच्छा दिख रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा आदमी है और फिर इसके साथ ही ये सीन भी यहीं पर खत्म होता है और ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है।